नमस्कार। सोचिए, एक विशाल देश जो सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ है, अब उसे अपनी पहचान बनानी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो चलिए आज बात करते हैं उन शुरुआती मुश्किलों की, जिनका सामना भारत ने अपनी आजादी के ठीक बाद किया था। तो सवाल यही उठता है ना, कि 190 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद एक बिखरे हुए देश को एक कैसे किया जाए। देखिए, 1947 का भारत असल में एक देश नहीं था, बल्कि दो भारत थे। एक वो जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था, और दूसरा 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों का एक जाल। इन सब को एक साथ लाना, एक सूत्र में पिरोना, वाकई में एक पहाड़ जैसा काम था। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। आजाद भारत के सामने मोटे तौर पर तीन बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, देश को एक रखने की चुनौती। धर्म, भाषा, संस्कृति, इतनी सारी विविधताओं के बीच टूटने का खतरा था। दूसरी, लोकतंत्र को स्थापित करना, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर आबादी गरीब थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। और तीसरी, विकास की चुनौती, यानी सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम करना। आज हम सबसे पहली और सबसे जरूरी चुनौती पर ध्यान देंगे, देश को एक रखने की चुनौती। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे बंटवारे के दर्द से, फिर 565 रियासतों की पहेली को सुलझाएंगे, हैदराबाद और मणिपुर जैसे कुछ खास मामले देखेंगे, फिर समझेंगे कि राज्यों की सीमाएं कैसे बनी, और आखिर में बात करेंगे कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता क्यों चुना। देखिए, भारत का जन्म वो कोई शांत माहौल में नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जाते जाते ब्रिटिश इंडिया को धर्म के आधार पर बांटने का फैसला किया। तय ये हुआ कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो पाकिस्तान बनेगा और बाकी का हिस्सा भारत। अब ये सुनने में जितना सीधा लगता है, हकीकत में उतना ही ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक साबित हुआ। अब ये जो विभाजन की समस्याएं थीं वो भी कोई एक दो नहीं थीं। पहली दिक्कत तो ये थी कि मुस्लिम आबादी वाले इलाके देश के दो अलग अलग कोनों में थे, एक पश्चिम में तो दूसरा पूरब में। दूसरी बात, हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता था। तीसरी बड़ी मुश्किल थी पंजाब और बंगाल की, जहां मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की भी बहुत बड़ी आबादी थी। तो लकीर खींचे तो कहाँ खींचे। और आखिर में सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि लाखों लोग रातों रात अपने ही देश में अजनबी बन गए, अल्पसंख्यक बन गए, और उनकी जान माल की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बन गई। अब जरा इस नक्शे को दिमाग में लाइए। एक ही देश लेकिन उसके दो हिस्से, और बीच में पूरा का पूरा भारत। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब और मुश्किल स्थिति थी। एक देश को ऐसे चलाना लगभग नामुमकिन था, और इसका नतीजा क्या हुआ ये तो खैर इतिहास में हम सब ने देखा ही। और देखिए, ऐसा भी नहीं था कि सब लोग इस बंटवारे से खुश थे। ये बात इस सोच को बिल्कुल साफ करती है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के सबसे बड़े नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता था, वो इस बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया और उनके इलाके को पाकिस्तान में मिला दिया गया। बंटवारे की आग तो थी ही, पर एक और बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी, और वो थी रियासतें। ये वो राज्य थे जिन पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल नहीं था। यहाँ राजा, महाराजा या नवाबों का राज चलता था। मतलब अपने घर में तो वो मालिक थे, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए वो अंग्रेजों के अधीन थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 565। ये दिखाता है कि समस्या कितनी बड़ी थी। भारत के अंदर 565 छोटे बड़े लगभग आजाद राज्य थे, और हर एक को ये फैसला लेना था कि उनका भविष्य क्या होगा। ये भारत की एकता के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। तो जब अंग्रेज गए तो इन सभी राजा नवाबों के सामने तीन रास्ते थे, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या फिर अपना एक अलग आजाद देश बना लें। ये एक ऐसा फैसला था जो भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता था। और यहाँ पर भारत सरकार का जो स्टैंड था वो बिल्कुल साफ था। उन्हें डर था कि अगर इन रियासतों को आज़ाद रहने दिया गया तो भारत का नक्शा मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जैसे किसी ने शीशा तोड़ दिया हो। इसलिए उनका मानना था कि देश की एकता और अखंडता के लिए इन सभी रियासतों का भारत में मिलना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब कुछ असल उदाहरण देखते हैं कि ये जो एकीकरण का काम था वो जमीन पर कैसा दिख रहा था। हम दो बहुत अलग अलग मामलों को देखेंगे, हैदराबाद और मणिपुर।
हैदराबाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। यहाँ के जो शासक थे, निज़ाम, वो तो आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ की ज़्यादातर जनता भारत के साथ जाना चाहती थी। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला और लोगों का आंदोलन हिंसक होने लगा, तो आखिरकार भारत सरकार को अपनी सेना भेजनी पड़ी और तब जाकर हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। मणिपुर का मामला देखिए, ये थोड़ा और पेचीदा था। यहाँ के राजा ने भारत सरकार के दबाव में आकर विलय के कागजों पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन वहाँ की जो चुनी हुई विधानसभा थी और जो आम लोग थे, वो इस फैसले के खिलाफ थे। और इसी वजह से मणिपुर में एक नाराजगी की भावना पैदा हुई, जिसका असर हम आज भी देखते हैं। तो देश की बाहरी सीमाएं तो तय हो गईं, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, देश के अंदर का नक्शा कैसा होगा? और इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब बनकर उभरी भाषा। देश के भीतर राज्यों को फिर से बनाने की एक नई चुनौती सामने आ चुकी थी। आज़ादी के बाद से ही अलग अलग इलाकों से भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। शुरू में तो नेहरू जैसे बड़े नेताओं को भी डर था कि भाई अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने लगे तो देश की एकता का क्या होगा, कहीं देश और न टूट जाए। लेकिन जब आंध्र प्रदेश बनाने की मांग ने जोर पकड़ा तो सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना ही पड़ा, ताकि इस मुद्दे पर ठीक से विचार किया जा सके। और ये टाइमलाइन यही दिखाती है कि राज्यों को बनाने का ये जो काम है, ये 1956 में खत्म नहीं हो गया। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है, जो लोगों की ज़रूरतों और मांगों के हिसाब से आज भी जारी है। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमेशा चलता रहता है। और आखिर में इन सब राजनीतिक और भौगोलिक चुनौतियों के बाद एक बहुत ही बुनियादी, एक दार्शनिक सवाल सामने आया कि इस नए देश की आत्मा क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी। क्या ये एक हिंदू राष्ट्र बनेगा या एक ऐसा देश जहां सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलेगा? प्रधानमंत्री नेहरू धर्मनिरपेक्षता के बहुत बड़े समर्थक थे और उनके जो तर्क थे वो सिर्फ आदर्शवादी नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल भी थे। उन्हें लगता था कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बना तो दूसरे धर्म के लोग भी अपना अलग देश मांग सकते हैं। ये भारत में रह गए करोड़ों मुसलमानों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। साथ ही इससे मुस्लिम रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मनाना आसान होता और सबसे बढ़कर बंटवारे के बाद जो नफरत का माहौल था उसे कम करने के लिए ये बेहद जरूरी था। तो हमने देखा कि भारत का जन्म कितनी चुनौतियों के बीच हुआ। एक खूनी बंटवारा, 565 रियासतों को एक साथ लाना और भाषा और धर्म की उलझनें। इन सब के बावजूद एक देश बना, एक राष्ट्र खड़ा हुआ। लेकिन ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या राष्ट्र बनाने का काम कभी पूरा होता है, या ये एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे हर पीढ़ी को अपनी तरह से लिखना पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।